नमस्कार दोस्तों। तो आपको मैं अनअकैडमी प्लस के जो नए ऑफर्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। अभी देखिए 30% ऑफ के पास मौका है 30% ऑफ पाने का, प्लस आपके एसएससी का जो नया बेस जो नया सिलेबस आया है उससे रिलेटेड आपको प्लस क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तो ये फ़ायदा आप जरूर उठाएं, इसको व्यर्थ न जाने दें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी एग्जामिनेशन के लिए प्लस रेलवे एग्जामिनेशन के लिए आपको 30% तक का जो है कि ऑफ मिल रहा है, जो कि 26 से 30 तारीख तक चलेगा, यानी इसी महीने तक रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आज 28 तारीख हो गई, 27 तारीख हो गई, प्लस 26 तारीख हो गई, तब से ही इसका फ़ायदा बहुत सारे स्टूडेंट उठा रहे हैं। आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और आपको ये जरूर ऑफ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 30% का ऑफ मिल रहा है। प्लस आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी नोट्स भी पा सकते हैं, जहां पे स्टडी टैब में जाकर के नोट्स टैब में जाकर के आप अपने डिजायर टॉपिक को ढूंढ सकते हैं। नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाया गया आपके एग्जामिनेशंस को, प्लस नए सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें मेरी भी क्लासेस मिलेंगे आपको। ठीक है, ऑल इंडिया रैंकर्स बैच खास करके एसएससी 2022-23 एग्जामिनेशन के लिए चलाया जा रहा है, खास करके नए पैटर्न के लिए चलाया गया। सिलेक्शन का संकल्प बैच भी इसी को ध्यान में रख के चलाया गया है, ताकि कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत ही न पड़े, सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं यही सॉल्व हो जाए। लक्ष्य बैच हो गया आपको, कंप्लीट बैच कोर्स ये भी है जो कि आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। एम बैच कोर्स हो गया जीडी कांस्टेबल के लिए। कंप्लीट और एसएससी बैच हो गया आपका जो है जनरल स्टडीज के लिए। लक्ष्य बैच आपका जीडी कांस्टेबल के लिए भी चलाया जा रहा है। प्रैक्टिस बैच है एसएससी सीपीओ के लिए, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी प्रैक्टिस बैच चलाया गया है। कंप्लीट बैच आपका बिहार सिविल कोर्ट यानी एक्स्ट्रा एग्जाम भी मिल रहे हैं यहाँ पे। प्लस इसके लिए करना क्या होगा, आपको विमरीस@14 कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस आइकॉनिक के लिए भी आपको सेम कोड यूज करना पड़ता है, विमरीस@14। तो ये 26 से 30 तक का जो आपका ऑफर, इसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, और जरूर आप फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस का फायदा भी उठाएं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको डायरेक्ट लाइव क्लासेस में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान की उप शाखाओं से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस वीडियो में उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं जीव विज्ञान की उप शाखाओं से संबंधित। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। पहला प्रश्न हमारा है जंतु विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, उसके अध्ययन को मतलब जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो जंतु विज्ञान होता है यह अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। तो आप इसे याद रखिएगा, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंटोमोलॉजी, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। कीटों के जो है वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, यानी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो डेमोग्राफी यानी कि जननांकिकी इसको कहते हैं। इसको जननांकिकी को हम जनसांख्यिकी भी कहते हैं, जनसांख्यिकी, या आप इसे जननांकिकी कर लीजिए या जनसांख्यिकी कर लीजिए, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेमोग्राफी। तो इसके अंतर्गत जो है जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही अगर हम पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करें तो पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा, जो है सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स पर जो है उनके चारों ओर के पर्यावरण के
पर्यावरण के प्रभाव का जो अध्ययन है वह पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसी के बाद अगर हम आनुवंशिकी विज्ञान की बात करें तो अनुवांशिकी के अंतर्गत यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो है जीवों के अनुवांशिक लक्षणों एवं इनकी वंशागति का जो अध्ययन होता है, आप इसे याद देखिएगा, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का जो अध्ययन है वह अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है, तो आप इसे याद देखिएगा। तथा वायरस विज्ञान के अंतर्गत जो है विषाणुओं यानी कि वायरसों का अध्ययन यानी कि विषाणुओं का जो अध्ययन है वह वायरस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ऑर्निथोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, यह भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पक्षियों का, यानी ऑप्शन जो इसका बी, ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। बर्ड यानी बर्ड से संबंधित जो अध्ययन है वह ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो आप इसे याद देखिएगा। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत बर्ड यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। वही वंशागति का जो अध्ययन है वो जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। वही पर्यावरण का जो अध्ययन है वह इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और जीवाश्म का जो अध्ययन है पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आप याद रखिएगा, जो जीवाश्म से संबंधित अध्ययन है वो पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो बर्ड्स के अध्ययन यानी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है ऑर्निथोलॉजी। और जो वंशागति से संबंधित अध्ययन है वह किया जाता है जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स के अंतर्गत। आप याद देखिएगा, जेनेटिक्स के अंतर्गत जो है वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर्यावरण का जो अध्ययन है इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी विज्ञान। और जीवाश्म का जो अध्ययन है वह पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों एवं इनकी वंशागति का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों तथा इनकी वंशागति का जो अध्ययन है यह कहलाता है अनुवांशिकी, तो आप इसे याद रखिएगा। जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का जो अध्ययन है वह अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी को हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका ए है हमारा बिल्कुल सही है। फूलों के अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी, यहाँ पे होगा एंथ्रो नहीं एंथो होता है। तो एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। जितने भी मैं प्रश्न आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ ये सभी प्रश्न जो हैं विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इस प्रश्न को आप जरूर नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तथा अगर जीव विज्ञान की उप शाखाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस वीडियो के बाहर से नहीं पूछा जाएगा, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो प्रश्न हमारा क्या है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इथनोलॉजी, यानी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम कहते हैं इथनोलॉजी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, इथनोलॉजी। इसके बाद इथनोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इथनोग्राफी के अंतर्गत किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, अगर किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन की बात हो तो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो इथनोग्राफी के अंतर्गत। वहीं विभिन्न संस्कृतियों का जो तुलनात्मक अध्ययन है, मान लीजिए एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति से तुलना करके जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं इथनोलॉजी। परंतु किसी विशिष्ट मतलब केवल एक ही संस्कृति का जो अध्ययन है वह इथनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारा है,
इसके बाद अगर हम इसका एथिक्स की बात करें, एथिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एथिक्स के अंतर्गत नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी नैतिक आचार तथा कर्तव्य का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह एथिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद इथोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो इथोलॉजी है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन है वो इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहारों का जो अध्ययन है वह इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं हम? तो सेरीकल्चर। तो आप इसे याद रखिएगा, रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर, यानी ऑप्शन इसका बी हमारा बिल्कुल सही है। वहीं एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। एपी कल्चर के अंतर्गत जो है मधुमक्खी पालन आता है। कौन सा पालन? तो मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर को कहते हैं। तथा फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? तो सजावट के लिए काम आने वाले फूलों का जो अध्ययन है वह फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो सजावट के लिए, आप याद रखिएगा, जो सजावट के लिए फूल काम में आते हैं उनके अध्ययन को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो आप इसे याद रखिएगा, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों के अध्ययन को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और वहीं अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, ऑप्शन डी जो हमारा है, तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प यानी फूल और फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। और सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी के पालन को कहते हैं सुमेलित है। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन किया था, ये भी सही है। उसके बाद पीसी कल्चर जो है लाख की खेती नहीं, यह मत्स्य पालन से संबंधित होता है। किसके? तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन से संबंधित होता है पीसी कल्चर। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जो मिलान है वो गलत है। और उसके बाद अगला क्या देगा हमारा, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर जो है यह फूलों से संबंधित, जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉर्टिकल्चर में पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पीसी कल्चर के अध्ययन को हम कहते हैं, मतलब पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो लेक्सिकोग्राफी का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? तो शब्दकोश का संकलन। तो आप इसे याद रखिएगा, शब्दकोश का संकलन या शब्दकोश के संयोजन से संबंधित होता है लेक्सिकोग्राफी, यानी ऑप्शन इसका बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को हम कहते हैं ओलरीकल्चर। क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को हम कहते हैं ओलरीकल्चर। क्या कहते हैं? तो ओलरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? तो अंगूर का, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर उत्पादन से। अगला हमारा है, वर्मी कल्चर में निम्नलिखित में से कौन सा वर्म प्रयोग किया जाता है? तो वर्मी कल्चर में
को किस वर्म का जो है प्रयोग किया जाता है, तो अर्थवर्म यानी केचुए का। तो आप इसे याद रखिएगा, वर्मी कल्चर के अंतर्गत जो है केचुआ पालन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, अर्थवर्म का मतलब होता है केचुआ पालन। क्या होता है? केचुआ पालन। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जेरेंटोलॉजी किसके निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्ध व्यक्तियों के। आप इसे याद रखिएगा, वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित है जेरेंटोलॉजी। तो आप इसे याद रखिएगा, वृद्ध व्यक्तियों के शरीर की जो वृद्ध व्यक्तियों के जो है, आप याद रखिएगा, वृद्ध होने की जो प्रक्रिया होती है उसका जो अध्ययन है वो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, वृद्ध यानी वृद्ध होने की जो प्रक्रिया है उसका जो अध्ययन है वो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, यानी सॉयल का जो अध्ययन है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों मतलब यहाँ पे हड्डी से है हमारा, तो हमारी जो बोन्स है, हमारी जो हड्डी होती हैं, उनका जो अध्ययन है उसके अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ऑस्टियोलॉजी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पेटोलॉजी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। सर्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करने को हम कहते हैं सर्पेटोलॉजी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृद विहीन पादप संवर्धन। तो आप इसे याद रखिएगा, बिना मिट्टी के जहाँ पे पौधों को उगाया जाता है उसी को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो आप इसे याद रखिएगा, बिना मिट्टी के जहाँ पे पौधों को उगाया जाता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इस प्रक्रिया में जो है पानी में जो है पौधों को बिना मिट्टी की सहायता से उगाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये जो टेक्निक है इस टेक्निक के अंतर्गत जो है बिना मृदा के पौधों को उगाया जाता है पानी में। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है जीव विज्ञान की उपशाखाओं से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।